अगले सिद्धांत पे चलते हैं। मूल्य दृष्टि के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण। यह सिद्धांत किसने दिया? स्प्रेंगर ने। इन्होंने कहा कि जो जीवन मूल्य है, उन जीवन मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व को हम 6 भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं, 6 कैटेगरी बना सकते हैं। एक लाइन इसमें नोट कर लीजिएगा। स्प्रेंगर के अनुसार मूल्य दृष्टि के आधार पर स्प्रेंगर के अनुसार मूल्य दृष्टि के आधार पर व्यक्तित्व को 6 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 6 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है। अब ये 6 प्रकार कौन कौन से हैं? तो इसमें नंबर 1, हाँ, सैद्धांतिक व्यक्तित्व। पहला है सैद्धांतिक व्यक्तित्व। सैद्धांतिक व्यक्तित्व वाले लोग कैसे होते हैं? तो यहाँ देखिए, जो लोग ज्ञान को ज़्यादा पसंद करते हैं, विद्वानों के सानिध्य में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, विद्वानों के साथ रहना, उठना बैठना, उनके ज्ञान को अर्जन करने की प्रवृत्ति जिनमें अधिक होती है, मतलब ज्ञान की लालसा जिनके अंदर ज़्यादा पाई जाती है, उनको सैद्धांतिक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहा जाता है। वो अपने जीवन मूल्यों में सिद्धांतों के अनुसार चलते हैं और सिद्धांतों को स्वीकार भी करते हैं। तो ये है सैद्धांतिक व्यक्तित्व वाले लोग। ठीक है। नंबर 2, दूसरा है आर्थिक व्यक्तित्व। आर्थिक व्यक्तित्व, ये कौन लोग होते हैं? ऐसे लोग जो आर्थिक गतिविधियों में ज़्यादा रुचि लेते हैं। जो व्यापारी वर्ग होता है वो आर्थिक क्रियाकलाप अधिक करता है, धन संपदा, उसके लेन देन, आयात निर्यात, सारे क्रियाकलाप जो करता है उसी में उसका जीवन चलता रहता है। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? आर्थिक व्यक्तित्व वाले लोग। ठीक है। कॉमर्शियल कॉन्सेप्ट जिनके अंदर होता है वो आर्थिक व्यक्तित्व वाले लोग कहलाएंगे। धन से इनका संबंध होता है, धन का लेन देन, क्रियाकलाप इनके जीवन का अभिन्न हिस्सा होगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नंबर 3, राजनीतिक व्यक्तित्व। राजनीतिक व्यक्तित्व शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, ऐसे लोग जो राजनीति में ज़्यादा रुचि लेते हैं, पॉलिटिकल थिंकिंग जिनके अंदर पाई जाती है, राजनीतिक क्रियाकलापों में सक्रिय रहते हैं और उसी क्षेत्र में कार्य करते हैं, उनको राजनीतिक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहा जाता है। सत्ता में जिनकी रुचि हो, तो ये राजनीतिक व्यक्तित्व हो जाएगा। इसके अलावा नंबर 4, सामाजिक व्यक्तित्व। सामाजिक
व्यक्तित्व। इसमें जितने भी प्रकार हैं सबको शब्दों से ही क्लियर किया जा सकता है। सामाजिक व्यक्तित्व, ऐसे लोग जो सामाजिक क्रियाकलापों में ज़्यादा रुचि रखते हैं, समाज में रहना, समाज की समस्याओं को समझना, उसके सारे क्रियाकलाप समाज के अंदर होते हैं, तो ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग सामाजिक व्यक्तित्व के लोग कहे जाएंगे। कितना हो गया? 4। नंबर 5 अगला क्या है? धार्मिक व्यक्तित्व। धार्मिक व्यक्तित्व, धर्म में जिसका इंटरेस्ट हो। 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं आस्तिक और एक होते हैं नास्तिक। नास्तिक कौन लोग होंगे? जिनका ईश्वर में विश्वास नहीं है, जिनका कर्मकांडों में विश्वास नहीं है, धर्म के प्रति उनकी कोई आस्था नहीं होती, वो ईश्वर को, अल्लाह को, खुदा को मानते ही नहीं है। उनका मानना है कि यह ब्रह्मांड क्रिया और प्रतिक्रिया का परिणाम है, एक्शन रिएक्शन का परिणाम है, ईश्वर की कोई आवश्यकता ही नहीं है, और जिसको ना हम देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, जिसका कोई रूप रंग स्वरूप है ही नहीं, जो मूर्त रूप में नहीं है, उसको हम माने क्यों? तो उनको कहेंगे ये नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं। लेकिन भारत में हमारे धार्मिक प्रवृत्ति के लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। किसी न किसी धर्म में, किसी संप्रदाय में देवी देवता ईश्वर में उनकी आस्था होती है, और वो अपने जीवन में सारे क्रियाकलाप धर्म के अनुसार करना चाहते हैं। धर्म से बाहर जा कर के वो कोई कार्य नहीं करना चाहते, तो इनको कहेंगे धार्मिक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति। जो पूजा पाठ में ज़्यादा रुचि रखता हो, जो धार्मिक मान्यताओं को स्वीकार करता हो, धार्मिक परंपराओं को मानता हो, उसको क्या कहा जाएगा? धार्मिक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहा जाएगा। और अंतिम है कलात्मक व्यक्तित्व। नंबर 6 कलात्मक व्यक्तित्व। रंगमंच पर कला का प्रदर्शन, सबके अंदर ये क्वालिटी नहीं होती। आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं, टीचिंग भी एक कला है। केवल ज्ञान होने से आप एक बेहतर शिक्षक नहीं बन सकते। उस ज्ञान का प्रस्तुतिकरण महत्वपूर्ण होता, प्रेजेंटेशन महत्वपूर्ण है। तो प्रेजेंटेशन ही आर्ट के रूप में विकसित होता है। तो यहाँ पर कलात्मक व्यक्तित्व, जो कला के क्षेत्र में प्रदर्शन करते हैं, उनकी रुचि होती है, उनको कहा जाता है कलात्मक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति। तो ये 6 कैटेगरी बना स्पेंगर महोदय ने मूल्य दृष्टि के आधार पे। जो आपके जीवन मूल्य हैं, जिन मूल्यों पर आप चलते हैं, उसके आधार पे 6 कैटेगरी बनाया व्यक्तित्व का, और ये 6 कैटेगरी आपके सामने है। क्लियर हो गया? तो ये भी आपका हो गया कंप्लीट, इसको नोट कर लीजिए। अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता सिद्धांत हो गया था कि अभी भी छूटा हुआ है? कंप्लीट हो गया। तो आपका व्यक्तित्व के सारे काइंड्स क्लियर हो गए। ठीक है, पर्सनालिटी का जो विभिन्न प्रिंसिपल्स थे, सिद्धांत थे, वो क्लियर हो गए। अब हम लोग चलेंगे इसी का सेकंड पार्ट। व्यक्तित्व का निर्धारण तो हमने कर लिया, जिस तरह का क्रियाकलाप होता है व्यक्ति का, वो उसका व्यक्तित्व होता है। प्राचीन काल में केवल बाह्य दृष्टि से जो प्रेजेंटेशन होता था, उसी के आधार पर पर्सनालिटी डिसाइड की जाती थी, लेकिन अब वो चेंज हो चुका है। आंतरिक गुणों और बाह्य गुणों को मिला करके जो प्रेजेंटेशन आपका होगा, वो पर्सनालिटी के रूप में सामने आता है। तो आपका व्यक्तित्व कैसा है, ये आपके व्यवहार से पता चलेगा। लेकिन व्यक्तित्व का लेवल क्या है, इसको हम मापेंगे कैसे, इसका मेजरमेंट कैसे किया जाएगा। अब इसका ये सेकंड पार्ट हमको देखना है कि व्यक्तित्व मापन कैसे किया जाता है। तो एक हेडिंग बनाइए, व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। नहीं, इसी टॉपिक में है, व्यक्तित्व मापन की विधियाँ।
मेथड्स ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट, व्यक्तित्व का मापन कैसे किया जाए, इसके लिए समय समय पर कई प्रकार की विधियां प्रचलित हुई। तो अगर हम इनको कैटेगराइज करें, वर्गीकृत करें, तो देखेंगे कि व्यक्तित्व मापन 3 विधियों के माध्यम से होता है। इसमें एक को कहा जाता है आत्मनिष्ठ विधि, दूसरा कहलाता है वस्तुनिष्ठ विधि और तीसरा कहलाएगा प्रक्षेपीय विधि। ठीक है, क्या डिफरेंस है इनके बीच में, अभी उसको समझते हैं। तो व्यक्तित्व मापन की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। लिख लीजिए, एक लाइन नोट करिए, लिखिए। व्यक्तित्व को निम्नलिखित 3 विधियों के माध्यम से मापा जा सकता है। अब ये 3 विधियां कौन कौन सी हैं? इसमें नंबर 1 है आत्मनिष्ठ विधियां। ठीक है, दूसरा अभी समझेंगे ये क्या है, कैसे फंक्शन करता है। दूसरा है वस्तुनिष्ठ विधियां और तीसरा है प्रक्षेपीय विधियां। आत्मनिष्ठ विधियां, वस्तुनिष्ठ विधियां और प्रक्षेपीय विधियां, ये 3 तरीकों से व्यक्तित्व का मापन किया जाएगा। क्या डिफरेंस है इनके बीच में? आत्मनिष्ठ विधि क्या है? इसकी विशेषता होती है एक समय में केवल एक ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जा सकता है। यानी यहाँ पर समूह में मापन नहीं होता, एक से अधिक लोगों को, उनके व्यक्तित्व को एक साथ नहीं मापा जा सकता। जैसे मान लीजिए एक विधि होती है, अक्सर यूज किया जाता है, आप लोग भी कभी ऐसी विधि आपके समझ आएगी, जिसको बोलते हैं इंटरव्यू मेथड, साक्षात्कार विधि। अगर इंटरव्यू हो रहा है तो एक एक विद्यार्थी का होगा ना, कि समूह में होगा? एक एक विद्यार्थी का होगा। तो आप कहेंगे ये किस विधि का अंश है? आत्मनिष्ठ विधि का अंश है। यहाँ पर व्यक्तिगत तरीके से एक एक लोगों के व्यक्तित्व का मापन किया जाएगा। इसमें कई प्रकार की विधियाँ भी आगे मिलेंगी आपको। ठीक है, तो ये हो गया आत्मनिष्ठ विधियाँ, यानी जहाँ पर एक बार में केवल एक ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाए। नंबर 2, दूसरा है वस्तुनिष्ठ विधियाँ। एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों के व्यक्तित्व का मापन किया जा सकता है। एक से अधिक का मतलब 2 हो गया।
यहाँ पर एक समय में केवल एक व्यक्ति का मापन किया जाता था, यहाँ एक से अधिक व्यक्तियों का मापन किया जाएगा। तो चाहे वहाँ 2 या 2 से अधिक आप नोट करिए या 1 से अधिक, बात एक ही हुई, उससे कोई कन्फ्यूजन होने वाला नहीं है। 1 से अधिक या 2 से अधिक आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर समूह में मापन किया जाता है। और इसकी बहुत सारी विधियाँ हैं, अभी आगे देखेंगे। व्यक्तित्व मापन में जो आत्मनिष्ठ विधियाँ हैं, उसके अतिरिक्त वस्तुनिष्ठ विधियों में कई प्रकार की विधियाँ मिलेंगी। जैसे उसी में आता है क्वेश्चनिंग मेथड, प्रश्नावली विधि। आपके भी क्लास में टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम होता है, तो जब टेस्ट कराया जाता है तो पर्सनल एक स्टूडेंट के लिए तो होगा नहीं, टेस्ट सबका होता है, एक साथ होता है, 1 से अधिक लोग होते हैं या 2 से अधिक लोग होते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्नावली विधि होगी वो किस विधि के अंतर्गत आएगी? वस्तुनिष्ठ। यहाँ पर 1 से अधिक लोगों का टेस्ट एक साथ किया जाएगा, 1 से अधिक लोगों का व्यक्तित्व मापन एक साथ किया जाएगा। तीसरा आते हैं नंबर 3, प्रक्षेपीय विधियाँ। प्रक्षेपीय विधि में हम उन गुण दोषों का मापन करते हैं जो अचेतन मन में विद्यमान होता है और उसको बाहर लाना है। अचेतन मन एक स्टोर के रूप में है, आप पढ़े हुए हैं सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मन या मस्तिष्क का 90% हिस्सा अचेतन मन होता है। जो भी ज्ञान हम ग्रहण करते हैं चेतन मन के माध्यम से वो स्टोर होता है जाकर के अचेतन मन में, और बड़े लंबे समय के बाद भी जब हम उसको याद करना चाहते हैं तो हमको याद आ जाता है, ठीक ना। यानी वो स्टोर्ड हो गया है, एक जगह जाके एकत्रित हो गया, अब उसको बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसी को प्रक्षेपीय विधियाँ कहा जाता है। तो इसके बारे में आप कह सकते हैं कि अचेतन मन को अप्रत्यक्ष तरीके से जानने का ये तरीका होता है, ठीक है। अचेतन मन को अप्रत्यक्ष तरीके से जानने की विधियाँ। अचेतन मन को अप्रत्यक्ष तरीके से जानने की विधियाँ ही प्रक्षेपीय विधियाँ कहलाती हैं। और इसके लिए कई प्रकार की विधियाँ मौजूद हैं। तो ये 3 कैटेगरी बन गई, आत्मनिष्ठ विधियाँ, वस्तुनिष्ठ विधियाँ और प्रक्षेपीय विधियाँ। तीनों के बीच का डिफरेंस हो गया। एक समय में जब एक ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण होगा, यानी सिंगल पर्सन ही उसमें भाग लेगा, तो आत्मनिष्ठ विधियाँ कहलाएंगी। 1 से ज़्यादा लोग या 2 से ज़्यादा लोग यानी समूह में जब व्यक्तित्व का निर्धारण करते समय उनका मापन किया जाएगा तो वो वस्तुनिष्ठ विधि कहलाएगी। और प्रक्षेपीय विधियों में क्या होगा? अचेतन मन को अप्रत्यक्ष तरीके से जानने का प्रयास किया जाएगा। इसी में एक विधि आती है रिक्त पूर्ति की विधि। इसमें आपको एक प्रोजेक्ट कार्य दिया जाता है और उसमें कुछ स्थान खाली छोड़ दिए जाते हैं। अब आपको अपनी इमेजरी का इस्तेमाल करते हुए उस रिक्त स्थान को भरना होता है। यानी आपके अंदर छुपी हुई जो कला है वो बाहर निकल करके उस रिक्त स्थान पे आएगा और उससे आपका प्रेजेंटेशन पता चलता है कि आपकी सोच किस तरह की है, कल्पनाशीलता किस तरह की है। तो इसको कहेंगे प्रक्षेपीय विधियाँ। तो अब हम लोग देखेंगे कि आत्मनिष्ठ विधियों में कौन कौन सी विधि का इस्तेमाल किया जाता है व्यक्तित्व मापन के लिए, वस्तुनिष्ठ विधियों में कौन कौन सी विधि का इस्तेमाल होता है और प्रक्षेपीय विधि में कौन कौन सी विधि का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहली हेडिंग बनाइए आत्मनिष्ठ विधियाँ।
आत्मनिष्ठ विधियाँ। टाइम आपका ओवर हो गया है, बाकी नेक्स्ट। इसको क्लोज कर दीजिए, इसको क्लोज करिए। चालू है क्या?